Hello. Uh, Dear student, welcome you to Stuti Academy. And today we are going to start the first chapter of class 12th or JE batch, that is solid state. Solid state is nothing a state of matter. और इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग 9th में भी पढ़े हैं और 11th में भी पढ़े थे। 11th में हम लोगों ने गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ा था और फिजिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोगों ने लिक्विड के बारे में पढ़ा था। यहाँ हम लोगों को सॉलिड का डिटेल पढ़ना है। सॉलिड के डिटेल स्टडी के लिए दो बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो भी फिगर 2 डायमेंशनल प्लेन पर हम लोग ड्रॉ करेंगे उसका 3 डायमेंशनल इमेजिनेशन करना है आपको। और दूसरी बात, जब भी किसी फिगर में कहीं कोई डिफिकल्टी हो तो उस फिगर को एक दो बार खुद से ड्रॉ करना है, क्योंकि जब तक 3 डायमेंशनल आपका अप्रोच नहीं होगा फिगर को समझने का तब तक न्यूमेरिकल तो आप सॉल्व कर लेंगे लेकिन बाकी पोर्शन क्वेश्चन का आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला पोर्शन है इमेजिनेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ सॉलिड, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। और दूसरा इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका इसमें आएगा न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल तो फॉर्मूलाई बेस्ड होंगे, जिसमें 11th के आपके मोल कंसेप्ट का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट होगा। ऑलरेडी अगर जहां उसकी जरूरत होगी मैं 2 4 10 मिनट उसको रिवाइव करा दूंगा, रसअप करा दूंगा। मोल कंसेप्ट के एक ही फॉर्मूलाई का यहाँ यूज है। और अगर आप एवोगाड्रो नंबर वगैरह के बारे में अगर अवेयर हैं तो आप इजिली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैटर का जब क्लासिफिकेशन किया गया तो मैटर को दो अलग अलग डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफाई किया गया, यानी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इसके दो थे। पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था अरेंजमेंट पैटर्न ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अरेंजमेंट पैटर्न ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और किसी भी सब्सटेंस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट पैटर्न पर उसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। इसलिए आप कह सकते हैं मैटर के क्लासिफिकेशन का यह बेसिस जो था वह बेसिस था ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। और दूसरा हम लोगों ने क्लासिफाई किया था मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के नेचर पर किसी भी सब्सटेंस का केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि दूसरा क्लासिफिकेशन जो हम लोगों का था वह था ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। तो दूसरा था नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी किससे बना हुआ है, व्हाट इज द कंपोजिशन। तो नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब कंपोजिशन के बेसिस पर हम लोगों ने क्लासिफाई किया था मैटर को। और कंपोजिशन किसी भी सब्सटेंस के केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। इसलिए हम लोग इसको कह सकते थे कि केमिकल नेचर, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज कहीं भी कह रहा हो उसका मतलब सिंपली आप समझेंगे व्हाट, कंपोजिशन। और अगर कहीं फिजिकल प्रॉपर्टी अगर कह रहा हो इसका मतलब क्या समझेंगे आप, अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। इस अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी फिजिकल नेचर के बेसिस पर जब मैटर को क्लासिफाई किया गया तो मैटर 3 क्लास में बेसिकली क्लासिफाई हुए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 2 क्लास और मैटर का दिया है टेक्स्ट में, लेकिन उसके बारे में कहीं डिटेल कोई स्टडी नहीं करना है अभी इस 11th 12th के लेवल में, इसलिए हम लोग उसको डिटेल नहीं पढ़ते हैं। दूसरा है प्लाज्मा और एक है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो अभी भी उसके बारे में बहुत सारा प्रॉपर्टी हम लोग को मालूम नहीं है, इसलिए उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। तो मैटर को क्लासिफाई जब किया गया ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट पैटर्न ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, दे आर क्लासिफाइड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसा कि आपको पता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में कंपोजिशन सेम है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से कोई लेना देना नहीं है। हाउ दे आर अरेंज्ड, इट इज द मेन criteria, it is the main basis of difference in this state of matter। एंड सॉलिड स्टेट में आपको पता होना चाहिए जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल टाइटली पैक्ड होंगे। मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच कम से कम एक ऐसा एक्सिस हो जिस एक्सिस के अलॉन्ग फिजिकल टच हो। टाइटली पैक्ड का मतलब इतना क्लोज पैकिंग कि अब उससे क्लोजर प्लेस्ड करना पार्टिकल को पॉसिबल नहीं है। तो अब अगर यहाँ फिजिकल टच हो गया तो अब इससे क्लोज तो हम नहीं कर सकते। अब अगर कोई चाहता हो कि और क्लोज करें तो ओवरलैपिंग तो पॉसिबल है नहीं।
मैटर का डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस। तो अगर यहाँ तक एक एटम है तो दूसरा एटम फिर इसी पोर्शन में नहीं आ सकता। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ तक हमने एक एटम को रख दिया और दूसरे एटम को हम चाह रहे हैं कि वह ओवरलैप कर जाए, तो जहाँ तक यहाँ तक अगर एटम का एक पोर्शन है तो दूसरा पोर्शन फिर उसमें ओवरलैपिंग नहीं कर सकता। इसलिए इस तरह का तो चांसेस हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो अब देखिए तो जरा, मैटर के क्लासिफिकेशन का बेसिस था अरेंजमेंट पैटर्न। सॉलिड सब्सटेंस उसको कहेंगे जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल टाइटली पैक्ड हों। क्या हों? टाइटली पैक्ड हों। अब इस टाइटली पैक्ड होने का क्या क्या कंसिक्वेंसेस होंगे वो हम लोग देखेंगे। लिक्विड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल थोड़ा लूजली पैक्ड होते हैं, बट स्टिल दे आर अट्रैक्टेड विथ ईच अदर। लूजली पैक्ड है बट नॉट इट मीन्स कि उसके बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, डिस्टेंस बढ़ने के चलते इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ कोर्स वीक हो गए। तो लिक्विड में लूजली पैक्ड होंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। लिक्विड में क्या होंगे? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विल बी लूजली पैक्ड। और गैसियस स्टेट में, जैसा कि आप 9th में भी पढ़े, 11th में भी पढ़े, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर इन रैंडम मोशन, दैट इज दे आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन विथ डिफरेंट स्पीड। और यह रैंडम मोशन गैसियस मॉलिक्यूल का सजेस्ट करता है कि दो मॉलिक्यूल के बीच कोई अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्योंकि अगर इस दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता, अगर ये बाउंडेड सिस्टम होता, तो एक मॉलिक्यूल जिस डायरेक्शन में मूव करता दूसरे मॉलिक्यूल को भी उसी डायरेक्शन में मूव करना होता। जैसे लिक्विड के अगर इस मॉलिक्यूल को हम लेफ्ट साइड अगर मूव कराएं तो उसके साथ लिक्विड के सारे मॉलिक्यूल उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड विथ ईच अदर। सॉलिड में तो टाइटली पैक्ड है, काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसमें तो कुछ शंका ही नहीं होना चाहिए। जिस डायरेक्शन में एक पार्टिकल को आप मूव कराएंगे, इंटायर बल्क विल मूव इन सेम डायरेक्शन। लेकिन गैसियस स्टेट में रैंडम मोशन मॉलिक्यूल का सजेस्ट कर रहा है कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए फ्री है, मीन्स दे आर नॉट कनेक्टेड विथ ईच अदर। इसलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं कि देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन constituent particle, there is no interaction between constituent particle in gaseous state। लेकिन आगे चल करके आप लोगों ने भान रवाल इक्वेशन पढ़ा होगा, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में करेक्शन था, और उन्होंने सजेस्ट किया कि नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसियस स्टेट में भी होते हैं। ऑफ कोर्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज क्वाइट वीक, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बढ़ा सकते हैं बाई अप्लाइंग एक्सटर्नल हाई प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। और इसलिए गैसेस के जब टेम्परेचर को हम लोग कम करते थे, प्रेशर को बढ़ाते थे, तो गैसेस लिक्विफाई कर जाते थे, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता था, यानी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्जर्वेबल हो जाता था। मतलब पहले भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था बट वो वीक था, अब का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो दो चीज आपको विशेष इसमें ध्यान देना है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, ध्यान दीजिए, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के इस अरेंजमेंट पैटर्न जो लिक्विड और गैस में हैं, और एक लिक्विड को गैस में और गैस को लिक्विड में जो हम इंटरचेंज कर रहे हैं, वो सजेस्ट कर रहा है कि इसके स्टेट ऑफ मैटर के डिफरेंसेस में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऑर्डर का है, इंटरमोलेकुलर स्पेस का डिफरेंसेस है। लाइक वाइज अगर सॉलिड को आप लिक्विड में बदल रहे हैं तो लिक्विड भी सॉलिड में बदलेंगे। और यह इंटरचेंज भी सजेस्ट कर रहा है कि सॉलिड और लिक्विड के सिर्फ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट पैटर्न में अंतर है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दें सॉलिड का तो यह लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड का अगर टेम्परेचर घटा दें तो यह सॉलिड में कन्वर्ट होगा। और यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट बात आया, थर्मल एनर्जी, जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो थर्मल एनर्जी हम लोग क्या डिफिनीशन देते थे थर्मोडाइनमिक्स में? थर्मल एनर्जी इज एनर्जी arises ड्यू टू मोलेक्युलर मोशन। थर्मल एनर्जी इज एनर्जी arises ड्यू टू मोलेक्युलर मोशन। तो जिसका मोलेक्युलर मोशन ज़्यादा है उसके थर्मल एनर्जी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। और जिसका मोलेकुलर मोशन कम है उसका थर्मल एनर्जी कम होगा। तो सबसे कम थर्मल एनर्जी सॉलिड स्टेट का, उससे ज़्यादा लिक्विड का, और उससे ज़्यादा गैस का। इसलिए सेम टेम्परेचर पर अगर सॉलिड और लिक्विड हो तो लिक्विड कंटेन मोर थर्मल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड। उसके बाद एक लैटेंट हीट
ये आप लोगों ने पढ़ा था कि स्टेट चेंज के दरमियान एक ऐसा स्टेट आता है जिसमें एनर्जी तो आप सप्लाई करेंगे, बट देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज सप्लाइड अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर टर्म्ड एज लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट भी सेम टेम्परेचर पर सॉलिड और लिक्विड के हीट कंटेंट, लिक्विड और गैस के हीट कंटेंट में डिफरेंस का रीजन है। तो एक ही टेम्परेचर पर अगर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों रखे हुए हैं, तीनों के थर्मल एनर्जी कंटेंट अलग अलग होंगे। उसके दो कारण हैं, सबसे पहला मॉलिक्यूलर मोशन और दूसरा लैटेंट हीट ऑफ फेज चेंज। अब जरा ध्यान दीजिए, हम लोगों को तो मोस्टली पढ़ना है सॉलिड स्टेट के बारे में। तो जरा आप सॉलिड स्टेट के बारे में हम लोग देखें, तो सॉलिड वह स्टेट ऑफ मैटर था जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल टाइटली पैक्ड थे। अब इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के टाइटली पैक्ड होने का क्या सेंस है? तो जरा देखिए, तो अभी हमने बतलाया कि कम से कम एक ऐसा डायरेक्शन होना चाहिए जिस डायरेक्शन के अलोंग फिजिकल कांटेक्ट हो पार्टिकल्स के बीच। एटलीस्ट वन डायरेक्शन मस्ट बी एग्जिस्टेड इन विच देयर इज फिजिकल कांटेक्ट। तो देखिए, तो एटम टू एटम के बीच फिजिकल कांटेक्ट है, लेकिन अगर इस डायरेक्शन में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो एटम और एटम के बीच इम्प्टी स्पेस भी है। तो टाइटली पैक्ड होने के चलते एक चीज़ हमको समझ में आया कि इस टाइटली पैक्ड होने के चलते मॉलिक्यूल या एटम या आयन, जो भी सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, उनके बीच का इंटरमोलेकुलर स्पेस कम होगा या मिनिमम होगा। यानी सॉलिड का इंटरमोलेकुलर स्पेस लिक्विड और गैस से काफ़ी कम होगा। यानी इंटरमोलेकुलर स्पेस इन सॉलिड इज मिनिमम। इंटरमोलेकुलर स्पेस क्या होगा? मिनिमम। दूसरा देखिए, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फिजिकल कांटेक्ट में हैं, दे आर एट द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, तो इसके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे? मैक्सिमम। यानी सॉलिड हैज हाईएस्ट या द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या था? इंटरमोलेकुलर स्पेस, और यह क्या है? इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? द स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो सॉलिड से वीक इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में, और लिक्विड से काफी वीक इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में। अगर कंपैरिजन करना हो तो सॉलिड का इंटरमोलेकुलर स्पेस सबसे कम, उससे ज़्यादा लिक्विड का, और उससे बहुत ज़्यादा गैस का। अगर इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की जाए तो सॉलिड का लिक्विड से ज़्यादा और लिक्विड से काफ़ी कम गैस का इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तीसरी बात जरा देखें, मोलेक्युलर मोशन विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर। मोलेक्युलर मोशन, मोलेक्युलर मोशन, सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल देखिए तो चारों तरफ से फिजिकली टच्ड हैं, और इसलिए अगर बीच का कोई एक मॉलिक्यूल चाहे कि हम मूव करें, एक और मैं फिगर को थोड़ा एक्सपेंड कर रहा हूँ, इसको आप अंडर, इस मॉलिक्यूल को हम चाह रहे हैं कि हम मूव कराएं, तो यह मॉलिक्यूल अपने पोजीशन से इधर या इधर, दाएं बाएं या ऊपर नीचे किसी भी डायरेक्शन में ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर सकता। यानी ये यहाँ से अगर चाहे कि हम यहाँ आ जाए तो नहीं जा सकता। तब क्या होगा? क्या मॉलिक्यूलर मोशन नहीं होंगे सॉलिड में? क्या थर्मल एनर्जी जीरो होगा? आप लोग ऑलरेडी स्टेट ऑफ गैसियस स्टेट में 11th में पढ़े हैं। अगर वैसा सिचुएशन आप सोचते हैं जहाँ मॉलिक्यूलर मोशन बिल्कुल हो ही नहीं, तो उस समय टेम्परेचर 0 केल्विन होगा, विच इज अनअटेनेबल, और उस टेम्परेचर पर कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा किसी सब्सटेंस का। तो अब ये सॉलिड के पार्टिकल क्या करेंगे? सभी पार्टिकल अपने ही जगह पर हैं, चारों तरफ से, जैसे मान लीजिए हमारे फिंगर हैं, बीच के फिंगर हैं, तो चारों तरफ से फिंगर से टाइटली पैक्ड हैं, अट्रैक्टेड हैं। तो अब ये ट्रांसलेटरी मोशन तो नहीं कर सकता, लेकिन अपने ही पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो वाइब्रेटरी मोशन कर सकता है। तो मोलेकुलर मोशन सॉलिड के 10 स्लोवेस्ट होते हैं, 10 स्लोवेस्ट होते हैं, और उसमें भी क्या? वाइब्रेट्स, पार्टिकल पार्टिकल वाइब्रेट्स अबाउट देयर मीन पोजीशन, वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। यानी सॉलिड के पार्टिकल का जो पोजीशन स्पेस में
स्पेसिफाइड है, जिसको लैटिस पॉइंट कहेंगे हम लोग आगे चल करके, तो उसी पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करेगा। वो बहुत ज़्यादा ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा, उसी के बीच टू एंड फ्रो मोशन करेगा। और ये मीन पोजीशन वह पोजीशन है जहां उस टू एंड फ्रो मोशन के दरमियान ड्यूरिंग द वाइब्रेटरी मोशन मॉलिक्यूल स्पेंड मैक्सिमम टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा समय इसी के बीच देगा मीन पोजीशन पर। लिक्विड के मॉलिक्यूल का स्पीड इससे काफ़ी ज़्यादा हो गया और गैस के मॉलिक्यूल का स्पीड द फास्टेस्ट होगा। और इस मॉलिक्यूलर मोशन के चलते अभी हम लोगों ने देखा थर्मल एनर्जी, तो थर्मल एनर्जी सॉलिड का क्या होगा, काफ़ी कम होंगे। थर्मल एनर्जी कंटेंट ऑफ सॉलिड मिनिमम होगा, क्योंकि मोलिकुलर मोशन क्या है इसका, लोएस्ट है। अब इस फिगर को ही देखिए, सॉलिड इतने टाइटली पैक्ड हैं कि एक पार्टिकल अपने अगल बगल के जितने कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे उतने पार्टिकल से वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है। तो अब अगर इस पार्टिकल को हम चाहें कि थोड़ा सा आगे या पीछे करें, इसके वॉल्यूम को, इसके पोजीशन को चेंज करें, तो हम नहीं कर सकते, यानी दे आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। तो अब सॉलिड के वॉल्यूम और शेप, वॉल्यूम एंड शेप ऑफ सॉलिड विल बी फिक्स्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा रेड लिख रहा हूँ। वॉल्यूम एंड शेप ऑफ सॉलिड इज फिक्स्ड, नॉट वेरिएबल। और दूसरी काफी इंपॉर्टेंट बात, सॉलिड्स आर रिजिड, सॉलिड्स आर रिजिड, और सॉलिड के रिजिड होने का वही कारण है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड लो मोलिकुलर, लोएस्ट मोलिकुलर। तो सॉलिड का इंटरमोलिकुलर स्पेस मिनिमम, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द स्ट्रॉन्गेस्ट, मोलिकुलर मोशन स्लोवेस्ट, एंड हेंस थर्मल एनर्जी मिनिमम। सॉलिड के वॉल्यूम और शेप फिक्स्ड होंगे एंड सॉलिड्स आर रिजिड। और अब रिजिड जब हो ही गया तो फिर इसमें कोई शक नहीं है कि सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। Of course, liquids are also incompressible. Only gases are compressible in nature. Compressibility means when external pressure increases, when external force applied, volume decreases. Okay? अब जरा देखिए सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट पैटर्न पर अब सॉलिड भी फर्दर क्लासिफाई किए गए। अभी हम लोगों ने मैटर का क्लासिफिकेशन किया on the basis of arrangement pattern of constituent particle, on the basis of way of arrangement of constituent particle, solid, liquid, gas। अब सॉलिड में फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया, डिफरेंट बेसिस पर सॉलिड को अलग अलग क्लास में क्लासिफाई किए गए। तो अब हम लोग जरा देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो दो क्लासिफिकेशन का हम लोगों ने बेसिस बनाया। पहला क्लासिफिकेशन का बेसिस है अरेंजमेंट पैटर्न, अरेंजमेंट पैटर्न थ्रू आउट बल्क, थ्रू आउट बल्क अरेंजमेंट पैटर्न कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का क्या है। और दूसरा नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब पहला क्लासिफिकेशन जरा हम लोग देखा जाए, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट पैटर्न ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हम लोगों ने सॉलिड को क्लासिफाई किया दो क्लास में, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। जरा देखते हैं सॉलिड, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन दो क्लास में क्लासिफाई हुए। सॉलिड का क्लासिफिकेशन हुआ किसमें, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। पहला पॉइंट 12th के चैप्टर का है जहां से क्वेश्चन एराइज होना स्टार्ट होगा, क्रिस्टलाइन। देखिए तो एमॉर्फस वैसे सॉलिड सब्सटेंस को कहा जाएगा जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट पैटर्न डिजॉर्डरली हो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज डिजॉर्डरली, यानी अलग अलग पोर्शन में अरेंजमेंट पैटर्न अलग अलग। कहीं पर मॉलिक्यूल देखिएगा नज़दीक है, कहीं पर मॉलिक्यूल दूर है, कोई फिक्स्ड पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट नहीं है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे होंगे जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रिपीट करेंगे अपने पोजीशन को, यानी अरेंजमेंट पैटर्न थ्रू आउट द बल्क
थ्रू आउट द सॉलिड सेम होगा। वैसे सॉलिड को हम लोग कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें मॉलिक्यूल जहाँ तहाँ अरेंज है, इसमें कोई ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट नहीं। इसके बेसिस पर देखिए एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर डेवलप कर गए। तो सबसे पहले हम लोग एमॉर्फस का जरा समझें और तब हम लोग समझेंगे क्रिस्टलाइन का। तो एमॉर्फस में हम लोगों ने कहा कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल डिजॉर्डरली अरेंज्ड, यानी कहीं पर पार्टिकल देखिए नज़दीक है और कहीं पर पार्टिकल क्या है, दूर है। तो सबसे पहला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज्ड डिजॉर्डरली। इसमें कहता है कि हालांकि शॉर्ट रेंज ऑर्डर में एग्जिस्ट, थोड़े दूर के लिए कहीं कोई बल्क लेंगे तो उसमें हो सकता है आपको लगेगा कि ये मॉलिक्यूल जितना इससे इसकी दूरी है उतना ही ये दूर है, उतना ही ये दूर है, यानी चारों पार्टिकल लग रहा है कि इक्वी डिस्टेंटली है। तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर में एग्जिस्ट, यहाँ ये बात जरा इंपॉर्टेंट है, तो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। हाउएवर शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर में एग्जिस्ट, ठीक है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल डिजॉर्डरली अरेंज्ड होंगे। इस डिजॉर्डरली अरेंज्ड होने का नतीजा ये होगा, इसके दो तीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर आएंगे। यानी जब इसको दो अलग अलग प्लेन में कट करेंगे तो वहाँ पर क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, दोनों सरफेस सेम नहीं होंगे, यानी डज नॉट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। दूसरी बात, कहीं पार्टिकल क्लोजली अरेंज्ड हैं और कहीं पार्टिकल डिस्टेंटली अरेंज्ड हैं, तो इंटायर सॉलिड में इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का रेंज सेम नहीं है। जहाँ क्लोज अरेंज्ड है वहाँ इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है स्ट्रॉन्ग, और जहाँ डिस्टेंटली प्लेस्ड है वहाँ इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहाँ क्लोज्ड है वहाँ ज़्यादा, जहाँ डिस्टेंटली प्लेस्ड है वहाँ कम। तो अलग अलग पोर्शन में इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऑर्डर अलग अलग होने के चलते मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का सेम ऑर्डर नहीं होगा। यानी कभी मेल्टिंग पॉइंट उस पोर्शन का ज़्यादा होगा जहाँ क्लोजली अरेंज्ड हो, और उस पोर्शन का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा जहाँ स्पार्सली अरेंज्ड हो। यानी हैविंग ए रेंज ऑफ मेल्टिंग, हैविंग 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 रेंज ऑफ मेल्टिंग। रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट का मतलब हर पोर्शन का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल नहीं है। तो जब टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो पहले सॉलिड सॉफ्टन होगा, हर तरफ के मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करके पहले तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, सॉलिड पहले सॉफ्टन होगा देन मेल्ट करेगा। अचानक से शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा कि किसी एक फिक्स टेम्परेचर पर सारा का सारा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक कर जाए और वो मेल्ट कर जाए, वैसे एमॉर्फस सॉलिड नहीं हो। दूसरी बात जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमॉर्फस सॉलिड के लिए, इसको आप इंपॉर्टेंट समझिए। तो इस एमॉर्फस सॉलिड के जरा पिक्चर को ध्यान से देखिए। एक डायरेक्शन में अगर हम बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कहीं कोई एटम नहीं मिले, दूसरे डायरेक्शन में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो एटम 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 बीच में वैकेंट स्पेस, तीसरे डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं तो एटम क्लोज। तो किसी डायरेक्शन में एटम क्लोज्ड, किसी डायरेक्शन में एटम स्पार्सली अरेंज्ड, यानी अरेंजमेंट पैटर्न किसी भी डायरेक्शन में ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। ध्यान देखिए, हर डायरेक्शन में आर्बिट्ररीली अरेंज होने के चलते मॉलिक्यूल किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे ऑलमोस्ट अरेंजमेंट पैटर्न आपके क्या होंगे, सेम। लेकिन अगर इसमें किसी एक डायरेक्शन में जाएंगे तो सिर्फ एटम, दूसरे डायरेक्शन में सिर्फ वैकेंट स्पेस, तीसरे डायरेक्शन में सिर्फ वैकेंट स्पेस, चौथे डायरेक्शन में सिर्फ एटम्स मॉलिक्यूल साइंस। तो अलग अलग डायरेक्शन में अरेंजमेंट पैटर्न अलग अलग, लेकिन इसमें आर्बिट्ररी अरेंजमेंट होने के चलते ऑलमोस्ट हर डायरेक्शन में एक जैसा पैटर्न मिलेगा। इसीलिए एमॉर्फस सॉलिड्स आर टर्म्ड एज आइसो
देखो आइसो का मतलब होता है सिमिलर। तो जितने भी एमॉर्फस सॉलिड हैं आइसोट्रॉपिक होंगे। आइसोट्रॉपिक का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, रेसिस्टिविटी हुआ, ये सब हर डायरेक्शन में सेम होंगे। यानी आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ऑल amorphous solids are isotropic, whereas crystalline solids are anisotropic। तो आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर along all direction, सिमिलर along all direction। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए आपके। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज डिसऑर्डरली, however a short range order may exist, does not shows cleavage property, having a range of melting point and boiling point, does not having sharp melting point। और दूसरा, जितने भी सॉलिड होंगे एमॉर्फस वे सभी आइसोट्रॉपिक इन नेचर होंगे। अब अगला देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे? ऑर्डरली प्लेस्ड होंगे। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे? ऑर्डरली प्लेस्ड, यानी लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा। लॉन्ग रेंज ऑर्डर एग्जिस्ट। दूसरा, सोज क्लीवेज प्रॉपर्टी, अगर कहीं से भी आप कट करेंगे तो दोनों फेसेस आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि अरेंजमेंट पैटर्न सेम है। सोज क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्लीवेज प्रॉपर्टीज शोन बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड। तीसरी बात, हर पोर्शन का अरेंजमेंट पैटर्न कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का सेम है। ऐसा नहीं कि कहीं पर मॉलिक्यूल नज़दीक है और कहीं पर मॉलिक्यूल दूर है। हर डायरेक्शन में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट पैटर्न क्या है? सेम। तो हर डायरेक्शन में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट पैटर्न सेम होने के चलते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर डायरेक्शन में क्या होंगे? सेम होंगे। इसलिए हैविंग शार्प मेल्टिंग पॉइंट, हैविंग शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और सबसे इंपॉर्टेंट पांचवी बात, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसोट्रॉपिक इन नेचर मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। कल properties of solid differs in different direction। तीन बातों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हम लोगों ने आज के क्लास में देखा कि आखिर सॉलिड है क्या। तो सॉलिड इज ए स्टेट ऑफ मैटर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज्ड टाइटली, इन विच देयर इज इंटरमोलिकुलर स्पेस मिनिमम, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द स्ट्रॉन्गेस्ट, molecular motion slowest, thermal energy content minimum, having fixed volume and shape and showing rigidity। अब हम लोगों ने सॉलिड को क्लासिफाई किया और क्लासिफिकेशन का पहला बेसिस था ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट पैटर्न ऑफ पार्टिकल थ्रू द बल्ब। उसके बेसिस पर हम लोगों ने सॉलिड को दो क्लास में क्लासिफाई किया, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर्बिट्ररीली अरेंज्ड थे, हाउएवर they have short range order, they particle arranged arbitrarily, disorderly, however short range order may exist। दूसरी बात हम लोगों ने देखा, उस आर्बिट्ररी अरेंजमेंट के चलते ऑलमोस्ट हर डायरेक्शन का कंपोजिशन सेम था, हर एक्सेस के लॉन्ग कंपोजिशन सेम था, इसलिए सॉलिड एमॉर्फस आइसोट्रॉपिक हो गए, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन में सेम।
उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो एमॉर्फस सॉलिड हैं उसमें चूंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अलग अलग पोर्शन में अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग वे ऑफ अरेंजमेंट पैटर्न में अरेंज्ड हैं, इसलिए उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं होते थे, हैविंग ए रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी बात हम लोगों ने पढ़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑर्डरली प्लेस्ड होंगे और वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा। ऐसा नहीं कि कहीं बाई चांस थोड़ी देर के लिए वो ऑर्डरली हो और बाद में फिर डिसऑर्डर्ड हो। लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, थ्रू आउट द बल्क होगा, और इस ऑर्डरली प्लेस्ड होने के चलते क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एमंग पार्टिकल्स इन ऑन डायरेक्शंस आर आइडेंटिकल इन ऑल पोर्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स आइडेंटिकल एंड हेंस दे मेल्ट एट शार्प पॉइंट। एक ही टेम्परेचर पूरे क्रिस्टल के हर जगह के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चूंकि इक्वल है, इसलिए एक ही टेम्परेचर पर हर जगह का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक कर जाएगा एंड हेंस हैविंग शार्प मेल्टिंग। और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑर्डरली प्लेस्ड होने के चलते अलग अलग डायरेक्शन में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट पैटर्न अलग अलग, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफर्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। दैट्स व्हाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर टर्म्ड एज एन आइसोट्रॉपिक सॉलिड। ये आपके सॉलिड के कुछ बेसिक आइडियाज थे। अब हम लोग दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड क्लासिफिकेशन, हम लोग देखेंगे कि सॉलिड कितने क्लास में क्लासिफाई हुए। तो अगला क्लासिफिकेशन का हम लोग का बेसिस है नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड। अब वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, और हो सकता है कि एक फिक्स्ड फार्मूला ना हो करके काफ़ी लॉन्ग नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ एटम हो। उसके आधार पर हम लोगों ने सॉलिड को क्लासिफाई किया। मॉलिक्यूलर सॉलिड में मेटालिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, और चौथा कोवैलेंट एंड नेटवर्क। इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। इसके लिए पहले आप लोग इस चैप्टर के एक बार पढ़ें, इसको रिवाइव करें, ब्रशअप करें, और धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे हाउ सॉलिड क्लासीफाई on the basis of nature of constituent particle. Okay, thank you very much.